नमस्कार, स्वागत आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलके फिल्म कला और संस्कृति के क्षेत्र की। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम और वीवीपैट पर्चियों की 100% क्रॉस चेकिंग की मांग वाली सभी याचिकाएं की खारिज। बैलेट पेपर की मांग भी ठुकराई, कहा सिविल लोडिंग यूनिट को किया जाना चाहिए सील। दूसरे चरण के मतदान के बीच बीजेपी ने खोली कांग्रेस के दावों की पोल। साल 2009 में मुस्लिमों को प्राथमिकता देने वाले तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जारी किया बयान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का दावा, एससी, एसटी और ओबीसी का हक छीनकर मुस्लिमों को देना है कांग्रेस और इंडी गठबंधन का छिपा हुआ एजेंडा। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर मतदान जारी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर। उत्साहपूर्वक जारी है मतदान। त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक और सबसे कम महाराष्ट्र में मतदान प्रतिशत। कई दिग्गजों ने मतदान कर निभाई अपनी जिम्मेदारी। लोकतंत्र के महापर्व के दूसरे चरण में दिख रहे शानदार रंग। कहीं 95 साल के बुजुर्ग ने तो कहीं दूल्हे ने जिंदगी के सफर की शुरुआत करने से पहले किया मतदान। तीसरे और अन्य चरणों के लिए जारी है चुनाव प्रचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा में जनसभा कर विपक्ष पर जमकर साधा निशाना, कहा कांग्रेस और टीएमसी में चल रहा है तुष्टीकरण का कंपटीशन। और आइए सबसे पहले रुख कर लेते हैं, बीजेपी की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग की जा रही है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है ईवीएम और वीवीपैट को लेकर। बंगाल में वही मशीन होती है, जब जीतते हैं तब तो ठीक है, और जब हारते हैं तो ईवीएम पे आरोप लगाते हैं। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के नेताओं की फितरत है कि इस देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको बदनाम करो। चुनाव आयुक्त का मुद्दा बहस के दौरान, मैं कानून मंत्री के नाते कह रहा हूं, राज्यसभा में बहस में आया, लोकसभा में आया, उस समय भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी और चुनाव आयोग को बदनाम करने की, बहस के दौरान भी, जब बाहर जाते हैं बहस करते हैं, देश को बदनाम करते हैं। हमारी संवैधानिक संस्थाओं पे जो पक्षपात रहित रवैया अपना करके यहां काम करती है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हमारा चुनाव आयोग हो, चाहे हमारी और संवैधानिक संस्था हो, लेकिन उनको कोई भी अवसर आता है और अवसर कोई नहीं आता तो भी बदनाम करने का और देश को बदनाम करने का। अंततः वो देश के खिलाफ ये इंडी गठबंधन के लोग खड़े रहते हैं। आज वो उनकी पोल खुली है और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो बहुत शानदार फैसला दिया है। मैं एक जानकारी आपको और देता हूं कि चुनाव आयोग ने 3 जून और 26 जून 2017 तक ईवीएम को हैक करने की खुली चुनौती सभी दलों को दी और उनको बुलाया। और आइए अब सीधा करते हैं, आपको तस्वीरें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री जब मालदा में पहुंचे थे, रोड शो उन्होंने किया और इस दौरान किस तरह की तस्वीरें जो हैं वो सामने आई हैं, आप देख सकते हैं। सीधी तस्वीरें उस वक्त की जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचे थे, रोड शो प्रधानमंत्री ने किया।
तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग हैं वो काफ़ी उत्साहित नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां देखकर, और साथ ही साथ उनका अभिवादन करते हुए, हाथ हिलाकर उनका अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री ने भी अपना हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। एक अलग ही खुशी जो है वो यहाँ लोगों के चेहरे पर नजर आ रही थी और प्रधानमंत्री भी काफ़ी खुश नजर आए। लोगों के बीच पहुंचकर रोड शो के दौरान की ये तस्वीरें हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं भारी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ नज़र आ रहे थे। सड़क के किनारे की अगर बात की जाए प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए, और साथ ही साथ हाथ हिलाकर सभी ने प्रधानमंत्री का अभिवादन भी किया। अधिकतर हाथों में जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो फिलहाल तस्वीरों में हम देख सकते हैं। प्रधानमंत्री को कहीं ना कहीं उनकी फ़ोटो को क्लिक करने की इच्छा और उनको वो तस्वीर को कैद करने की इच्छा अपने मोबाइल में जब प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचे, और अलग ही उत्साह फिलहाल इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं और ये मालदा उत्तर की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री ने रोड शो किया। जनता के बीच इस तरीके से जो लोकप्रियता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसकी मान भी पश्चिम बंगाल में फिलहाल इन तस्वीरों के जरिए नजर आ रही है। और आइए एक बार फिर रुक कर लेते हैं बीजेपी मुख्यालय का, जहां अर्जुना मेघवाल जो हैं वो प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। करके ये मुस्लिम समाज के लोगों को देना चाहती है, क्योंकि कभी मनमोहन सिंह जी ने कहा था एनडीसी की बैठक में 9 दिसंबर 2006 को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बैठक में कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का विशेष करके मुस्लिमों का है। उस विषय पे बोल रहे थे। तो वो चुनाव आयोग, मैंने जैसे कहा कि एक निष्पक्ष संस्था है, उनका निर्णय स्वतंत्र होता है और अपने हिसाब से वो निर्णय करते हैं। हमें चुनाव आयोग पे विश्वास है। देखिए, ये एक परसेप्शन फैलाया कि 400 पार का नारा दिया, संविधान खतरे में कहा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे और संविधान लागू होने के 60 साल पूरे हुए थे, वहां उन्होंने एक संविधान सम्मान गौरव यात्रा निकाली। किसी कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने नहीं निकाली होगी ऐसी यात्रा। संविधान को हाथी पे रखा, खुद पैदल चले। लोगों ने पूछा आप पैदल चल रहे हो? बोला संविधान श्रेष्ठ है। 2010 सुरेंद्रनगर गुजरात, उस समय तो कोई कल्पना नहीं थी प्रधानमंत्री जी को कि भाई मैं एक दिन प्रधानमंत्री बनूंगा। उस समय तो मुख्यमंत्री थे गुजरात के। किसी कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने ऐसी यात्रा निकाली है क्या? नंबर 1। नंबर 2, जब 2014 में प्रधानमंत्री बने तो संविधान दिवस 26 नवंबर लागू करके संविधान का सम्मान किया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सम्मान किया। नंबर 3। तो आप सुन रहे थे अर्जुना मेघवाल को, जो लगातार बता रहे थे कि किस तरीके से बीजेपी जो है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए, जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसमें विश्वास पूरे तरीके से रखती हैं। लेकिन अब से पहले की जो सरकारें आई, कांग्रेस पर खासतौर से उन्होंने निशाना साधा कि कभी भी इस तरह का कोई उदाहरण उनकी तरफ से पेश नहीं किया गया। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने कांग्रेस और टीएमसी पर तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया। पीएम ने भ्रष्टाचार को लेकर टीएमसी को जमकर घेरा और ममता सरकार में हुए घोटालों को भी गिनाया। पीएम ने विश्वास जताया कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण में पस्त हुआ इंडी गठबंधन दूसरे चरण में ध्वस्त ही हो जाएगा। पीएम ने कहा कि कांग्रेस और टीएमसी बंगाल में भले ही एक दूसरे से लड़ते दिखाई दें, लेकिन इन दोनों की सोच एक जैसी है। पीएम ने कहा कि इन दोनों दलों को तुष्टीकरण की विचारधारा जोड़े हुए है। तुष्टीकरण के लिए ये दोनों पार्टियां कुछ भी कर सकती है। तुष्टीकरण की खातिर ये लोग देश हित के लिए किए गए हर निर्णय को वापस पलटना चाहते हैं। इंडी गठबंधन वाले कहते हैं कि वो कश्मीर में आर्टिकल 370 फिर बहाल करेंगे। टीएमसी और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि सत्ता में आए
तो सीएए कानून को रद्द कर देंगे। आप मुझे बताइए, बंटवारे से पैदा हुए देशों में जहां हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म के लोगों पर जुल्म ढाए जाते हैं, जहां उनको धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जाता है, जिनके आस्था स्थलों, मंदिरों, गुरुद्वारा, चर्च ध्वस्त कर दिए जाते हैं, जिनकी बहन बेटियों का जबरन शादी करके उनका धर्मांतरण करवा दिया जाता है, आखिर वो कहां जाएंगे? प्रधानमंत्री का कहना यही कि कांग्रेस हो या टीएमसी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने टीएमसी पर महिलाओं के साथ विश्वासघात का आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि जब केंद्र सरकार मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से निजात दिलाने के लिए कानून लाई तो टीएमसी ने उसका विरोध किया। पीएम ने टीएमसी पर संदेशखाली के मुख्य आरोपी को आखिर तक बचाने का भी आरोप लगाया। पीएम ने संपत्ति पुनर्वितरण मामले पर कांग्रेस को फिर घेरा। पीएम ने इस मामले पर टीएमसी के मौन समर्थन की भी आलोचना की। कांग्रेस का इरादा है कि जिसके पास जितना पैसा, सोना, चांदी होगा, जमीन होगी, सब पर कब्जा कर लिया जाएगा और फिर उसका एक हिस्सा ये लोग अपने वोट बैंक को दे देंगे। ये कांग्रेस ने घोषणा की है, लेकिन मजा देखिए, टीएमसी वाले भी उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते हैं। टीएमसी वाले चुपचाप कांग्रेस के एजेंडा को मौन रह करके समर्थन कर रहे हैं। आप देखिए, टीएमसी और कांग्रेस में तुष्टीकरण का कैसा कंपटीशन चल रहा है। टीएमसी सरकार बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लाकर बसाने का काम करती है। इन घुसपैठियों को आपकी जमीन, खेत पर कब्जा करवाती है और कांग्रेस आपकी संपत्ति ऐसे वोट बैंक में बांटने की बात कर रही है। तो कांग्रेस पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कहीं ना कहीं जो आपकी संपत्ति है वो कांग्रेस अपने वोट बैंक को देना चाहती है और कुछ ऐसी ही बातें घोषणा पत्र में भी शामिल की गई हैं। आज की अगर खासतौर से बात की जाए तो दूसरे चरण का जो मतदान है वो आज जारी है और अभी तक क्या कुछ इसको लेकर परसेंटेज आया है इसकी जानकारी आपको दे दें। इलेक्शन ब्रेकिंग में आपको बता दें, अभी तक त्रिपुरा में 36.42% जो मतदान है वो दर्ज किया गया है। पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो 31.25% वोटिंग यहाँ हुई, यानी करीब 32% हम मान सकते हैं और सबसे ज़्यादा इन दोनों राज्यों में देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो 24.31% मतदान जो है वो दर्ज किया गया है। इसके साथ साथ राजस्थान की अगर बात की जाए तो 26.84% मतदान, यानी करीब 27% मतदान जो है वो राजस्थान में दर्ज हुआ है। इसके साथ साथ बिहार की अगर बात की जाए तो 21.68% वोटिंग जो है वो बिहार में दर्ज की गई है अलग अलग सीटों पर। और साथ ही असम की अगर बात की जाए तो 27.43% मतदान यहाँ असम में भी दर्ज हुआ है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में 28% से अधिक वोटिंग जो है वो दर्ज की गई है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो यहाँ 35.47% मतदान जो है वो अभी तक दर्ज किया गया है। और वहीं अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में भी आप देख सकते हैं 26.6% मतदान यानी वोटिंग जो है अभी तक दर्ज हुई। इसके साथ ही कर्नाटका की अगर बात की जाए तो कर्नाटका में आपको बता दें जो वोटिंग परसेंटेज है अभी तक का वो 22.34% दर्ज किया गया है। और आइए रुक कर लेते हैं अररिया का, जहां पे प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। दूसरे चरण का मतदान भी चल रहा है। ये लोकतंत्र का महापर्व है। मेरे सभी मतदाताओं से, विशेषकर युवा वोटर से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डालने के लिए जाएं। मैं जानता हूं गर्मी का समय है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी
हमें देश के हित में लोकतंत्र की मजबूती के लिए वोट देने का अपना कर्तव्य निभाना ही चाहिए। हमें एक कदम भी पीछे नहीं रहना चाहिए। और मेरा तो आपसे भी आग्रह है, जब आपके यहां मतदान का दिवस हो, हर पोलिंग बूथ में यात्रा निकाल करके 20-20, 25-25 लोग गीत गाते गाते, थाली बजाते बजाते, उत्सव मनाते मनाते पोलिंग स्टेशन पर वोट देने के लिए जाना चाहिए। पोलिंग बूथ पर उत्सव का वातावरण होना चाहिए। ये लोकतंत्र है। प्रचार में कितनी ही तू मैं चलती रहे, लेकिन मतदान का दिन पूरे इलाके का उत्सव का दिन होना चाहिए। साथियों, 2024 का ये चुनाव भारत को आर्थिक और सामरिक रूप से शक्तिशाली बनाने के लिए चुनाव है। और इसमें बिहार के आप सभी मेरे जागरूक भाई बहनों की बहुत बड़ी भूमिका है। गुलामी के लंबे कालखंड से पहले जब बिहार समृद्ध था, तब भारत एक महाशक्ति था। आज जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए चल पड़ा है, तो बिहार की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। बिहार के लोगों की प्रतिभा, यहां के लोगों की बौद्धिकता, यहां के लोगों की परिश्रम की पराकाष्ठा करके दिखाने का जो जज्बा है ना, ऐसा जज्बा कहीं और देखने को नहीं मिलता। बिहार के इस सामर्थ्य को और बढ़ाने के लिए दिल्ली में आपका ये सेवक और यहां बिहार में हमारे नीतीश जी और उनकी पूरी टीम पूरी शक्ति से काम कर रहे हैं। साथियों, आरजेडी कांग्रेस के इंडी गठबंधन को ना देश के संविधान की परवाह है और ना ही लोकतंत्र की परवाह है। ये वो लोग हैं जिन्होंने दशकों तक बैलेट पेपर के बहाने लोगों का, गरीबों का अधिकार छीना। पोलिंग बूथ लूट लिए जाते थे, बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे। बिहार के लोग साक्षी हैं कि कैसे आरजेडी कांग्रेस के शासन में चुनावों में मतदान पत्र, बैलेट पेपर लूटे जाते थे। इतना ही नहीं, गरीबों को तो वोट डालने के लिए घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता था। मेरे दलित भाई बहन, मेरे पिछड़े भाई बहन, उनको तो डंडे के चोट पे घर के बाहर निकलना मना कर दिया जाता था। अब जब गरीबों को, देश के ईमानदार मतदाता को
ईवीएम की ताकत मिली है। तो ये जो चुनाव के दिन लूट चलाते थे, वोट हड़प करने के खेल खेलते थे, इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अभी भी वो परेशान है और इसलिए उनका दिन रात यही काम रहता है, कैसे भी करके ईवीएम हटना चाहिए, ये बटन दबाने वाला खेल बंद होना चाहिए, यही उनका खेल चल रहा है। इंडी गठबंधन के हर नेता ने ईवीएम को लेकर जनता के मन में संदेह पैदा करने का पाप किया है। लेकिन आज देश के लोकतंत्र की ताकत देखिए, बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की ताकत देखिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने अभी 1-2 घंटे पहले ही मतपेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों को ऐसा गहरा झटका दिया है, ऐसा गहरा झटका दिया है कि उनके सारे सपने चूर चूर हो गए हैं। आज उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि बैलेट पेपर वाला पुराना दौर वापस लौट करके नहीं आएगा। आज जब पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र की, भारत की चुनाव प्रक्रिया की, भारत के चुनावों में टेक्नोलॉजी के उपयोग की वाहवाही करती है, तारीफ करती है, तब ये लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए बदनीयत से ईवीएम को बदनाम करने पर लगे पड़े थे। इन्होंने लोकतंत्र के साथ लगातार विश्वासघात करने की कोशिश की है। लेकिन आज इन्हीं लोगों को देश की सर्वोच्च अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करारा तमाचा मारा है, ऐसा करारा तमाचा मारा है, ये अब मुंह ऊंची करके देख नहीं पाएंगे जी। भाइयों बहनों, आज का दिन लोकतंत्र के लिए शुभ दिन है। आज का दिन लोकतंत्र के लिए विजय का दिन है। मेरे साथ मैं नारा बुलवाता हूं, बोलिए। मैं कहूंगा लोकतंत्र, आप कहे जिंदाबाद जिंदाबाद। लोकतंत्र, लोकतंत्र, लोकतंत्र। मैं दूसरा नारा बुलाता हूं, बाबा साहब आंबेडकर अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब आंबेडकर, बाबा साहब आंबेडकर। तो बिहार के अररिया से आप देख रहे थे सीधी तस्वीरें, जहां प्रधानमंत्री ना सिर्फ लोगों से अपील कर रहे थे वो मतदान करें, बल्कि उसके साथ साथ हाल ही में जो भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला दिया गया है ईवीएम और वीवीपैट को लेकर, इसका भी उन्होंने जिक्र किया कि आज लोकतंत्र का विजय का दिन है और काफ़ी अहम दिन, क्योंकि जिस तरीके से ईवीएम की जो विश्वसनीयता है वो बरकरार है और विपक्ष के लिए भी ये किसी तमाचे से कम नहीं है। फिलहाल मिड डे प्राइम में हम यहाँ रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे।
पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर। बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजन्स। 65, घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, isn't it a holiday today? हॉलिडे? 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का। वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए जो मतदान जारी है उसके बारे में। आपको बता दें, लोकतंत्र के महापर्व के दूसरे दौर में मतदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों के लिए आज मतदान लगातार चल रहा है। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया। लोकतंत्र के पर्व में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मतदान शुरू होने से पहले से ही भारी संख्या में लोग अपना बहुमूल्य वोट देने के लिए कतार में खड़े नजर आए। वहीं जम्मू में भी मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की भी अगर बात की जाए तो यहाँ भी मतदाता कतारों में लगे हुए दिखाई दिए। केरल की अगर बात करें तो यहाँ की 20 सीटों पर भी वोटिंग जारी है और मतदाता लगातार यहाँ बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने राजस्थान के कोटा के शक्तिनगर बूथ पर अपना मतदान किया। साथ ही उन्होंने सभी से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील भी की। ओम बिड़ला कोटा लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी भी हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला से बात की हमारे संवाददाता विशाल वरिष्ठो ने। मैं इस वक्त कोटा में हूं और मेरे साथ हैं ओम बिड़ला। ओम जी, आज बड़े मुस्कुराते आप निकले हैं, पूजा करके आए हैं आप? जब मैं शुरुआत करता हूं तो भगवान की पूजा अर्चना के साथ करता हूं। आज भी पूजा अर्चना करके भगवान का आशीर्वाद पिया। अब जनता के आशीर्वाद के लिए निकला हूं। किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? सुबह से लंबी कतारें हम यहाँ देख रहे हैं, लोग बड़ी तादाद में आए वोट डालने के लिए। 6 बजे से यहाँ लाइनें लग गई थी। उत्साह है मतदान के लिए। नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। देश में जो जिस तरीके का उत्साह है उसमें कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में उतना उत्साह है। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और उसके लिए आपकी तिकड़ी जरूरी है। और यहाँ से ओम बिड़ला, निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद हमेशा मिला है। आज फिर आशीर्वाद प्राप्त करने हम सब जीतकर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो ये थे ओम बिड़ला, जिनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है नरेंद्र मोदी को, और उसके लिए ओम बिड़ला की ये जो हैट्रिक है वो भी होगी। कैमरामैन रमाकांत के साथ कोटा से मैं विशाल बरिस्टो, डीडी न्यूज कोटा। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने संसदीय क्षेत्र राजस्थान के जोधपुर में मतदान किया। साथ ही उन्होंने इस बार मत प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद भी जताई। का दिन लोकतंत्र के लिए, भारत के परिपक्व होते हुए लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा दिन है। और आज जिस उत्साह के साथ लोग मतदान के लिए निकले हैं, मैं पूरे विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि आज मतदान का प्रतिशत निश्चित रूप से बहुत बढ़ेगा। मेरठ लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार अरुण गोविल ने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि सब लोगों को वोट जरूर डालना चाहिए। मतदान हमारे देश के प्रति कर्तव्य और अधिकार है। मैं सबसे यही कहना चाहता हूं कि अपना वोट आप ज़रूर डालें। जो वोटिंग परसेंटेज है वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है देश के प्रति, हमारा अधिकार है हमारे प्रति। तो हमें अपने वोट का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए, मताधिकार का प्रयोग होना चाहिए। सब लोगों को वोट डालना चाहिए।
वहीं राजस्थान में भी दूसरे चरण में 13 लोकसभा सीटों पर लगातार जो मतदान है वो जारी है। जोधपुर से कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह चेरा ने मतदान किया। तो लगातार दूसरे चरण का जो मतदान है वो जारी है और किस तरीके से अभी तक जो एक तस्वीर निकल कर आई है अलग अलग राज्यों से वो किस तरह की है, इसके लिए आइए रुख करेंगे। हमारे जो संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शैलेंद्र मिश्रा नोएडा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ओपी यादव जोधपुर से और निशांत राय तिरुवनंतपुरम से, जबकि रमा त्यागी जम्मू से हमारे साथ जुड़ी हैं। पहले शैलेंद्र आपके पास आना चाहूँगा, खासतौर से नोएडा की अगर बात की जाए, किस तरह का जो रुझान है या तस्वीरें हैं वो वोटिंग की यहाँ नज़र आ रही हैं? देखिए, हम जानते हैं कि 11 बजे तक 24% मतदान हुआ था और अब 1 बजे का आंकड़ा आने वाला है। जो अभी जानकारी मिली है उसके मुताबिक 36 से 40% मतदान अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में गौतम बुद्ध नगर के हुआ है और यही मथुरा में भी 35 से 40% के बीच 1 बजे तक मतदान की खबर है। अभी आधिकारिक आंकड़ा आना बाकी है। मेरठ, मथुरा, साथ ही साथ आप देखें अमरोहा, गाजियाबाद जैसी कुल 8 लोकसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में इस चरण के तहत मतदान हो रहा है। इसमें सिर्फ एक सीट ऐसी है जहां मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी का सांसद नहीं है, वो है अमरोहा। वहां से दानिश अली चुनाव जीते थे बसपा से, लेकिन बसपा की जगह इस बार वो कांग्रेस पार्टी से चुनाव मैदान में है। गौतम बुद्ध नगर में महेश शर्मा फिर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जो सांसद है गौतम बुद्ध नगर से। सामने सपा कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी हैं, बहुजन समाज पार्टी ने भी उम्मीदवार उतारा है। बगल में मथुरा में हेमा मालिनी फिर से तीसरी बार चुनाव मैदान में है भारतीय जनता पार्टी के टिकट के तौर पर, उम्मीदवार के तौर पर, और बसपा और कांग्रेस सपा का गठबंधन उम्मीदवार उन्हें चुनौती दे रहा है। तो हम कई सीटों पर देख रहे हैं कि दरअसल बसपा के उम्मीदवार ने कोशिश की है, या बसपा इस बार कोशिश में है कि जो पुराना उनका गढ़ था उसमें फिर एक तरह से कुछ अपने कोर वोट बैंक को अपने साथ समेट पाए। देखना दिलचस्प होगा कि कितनी सफलता मिलेगी, लेकिन इस 8 में से 7 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में रही थी पिछले चुनाव में, और ये वो इलाका है जिससे बहुत उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी को इसलिए रहती है कि मेरठ इसी चरण में मतदान हो रहा है, मथुरा इसी चरण में हो रहा है। ये वो इलाके हैं, वो लोकसभा क्षेत्र हैं तो बीजेपी की राजनीति के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो बीजेपी जो विकास की राजनीति करती है या फिर जो चर्चित चेहरे आप देखें। अरुण गोविल की अभी आपने बाइट सुनाई, जो सीरियल के राम है, वो बहुत उनकी चर्चा रहती है। हेमा मालिनी एक बहुत चर्चित स्टार हैं, सांसद 2 बार से रही हैं, तीसरी बार चुनाव लड़ रही हैं। तो तमाम एक तरह से देखें सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव उत्तर प्रदेश में ये चरण एक तरह से देखे हैं। बिल्कुल, आज की बसपा का सवाल है तो निश्चित तौर पर बसपा चाहेगी कि वो भी इसी चरण से कुछ बेहतर प्रदर्शन करे। जी बिल्कुल, तो उत्तर प्रदेश में 8 लोकसभा सीट जिन पर लगातार मतदान जारी है। वहीं अगर बात की जाए राजस्थान की, यहाँ की 13 सीटें जिन पे जो मतदान है वो हो रहा है। ओपी यादव का रुख कर लेते हैं जो कि पाली से हमारे साथ मौजूद हैं। ओपी यादव, जानना चाहेंगे अभी किस तरह के तक अभी जो प्रतिशत की अगर बात की जाए, सुबह भी हमने देखा था लंबी लंबी जो कतारें थी वो लगी हुई नजर आ रही थी, और एक खासतौर से जो युवा हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं या महिला हैं, उनमें एक अलग उत्साह था मतदान को लेकर। अभी की अगर स्थिति की हम बात करें, क्या स्थिति है? ओपी, आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? दोबारा कोशिश करेंगे ओपी यादव से जुड़ने की हम। और उससे पहले अगर बात की जाए, क्योंकि जैसा आपको लगातार हम बता रहे हैं कि लगातार जो मतदान है वो जारी है, और आइए आपको सीधे ले चलते हैं। राहुल गांधी जो हैं वो कर्नाटका के बीजापुर में हैं, चुनाव सभा को संबोधित कर रहे हैं, लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। आइए रुक कर लेते हैं वहीं का। ಇವತ್ತು ಜನ ಏನನ್ನು ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದ್ರಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ನೀತಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪರವಾಗಿದ್ರಿ. ಇದನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ನವರು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಪ್ರೆಸ್ನವರು ಇವತ್ತಿನ್ನೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿಲ್ಲ. ಇವರು ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ, ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ, युवा निधि, शक्ति, ये 5 गारंटी हमने आपको दी, कर्नाटक के गरीब लोगों को दी. गृह ज्योति,
ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಯುವ ನಿಧಿ ಈ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. तो आप देखिए वो अरबपति बनाते हैं, 25 अरबपति बनाए उन्होंने. ಅವರು ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶರನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 25 ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶರನ್ನ ಅವರು ಹುಟ್ಟಾಕಿದ್ದಾರೆ. मैं आपको इस स्टेट से बता रहा हूं कि हमारी सरकार करोड़ों लाखपति बनाने जा रही है. ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನ ಇವತ್ತೂ ಸಹ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಇವತ್ತೂ ಸಹ ಈ ಕರೋಡಿಪತಿಗಳನ್ನ ಹುಟ್ಟಾಕುವಂತದ್ದಲ್ಲ, ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने अरबपतियों को दिया, उतना पैसा हम किसानों को, युवाओं को, गरीबों को, मजदूरों को देने जा रहे हैं. ಎಷ್ಟು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಹಣ ಇವತ್ತು ಸಹ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಈ ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶರಿಗೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ರೈತರಿಗೆ, ಬಡವರಿಗೆ, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ, ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸಿದ್ದೀವಿ. गृह लक्ष्मी स्कीम के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर इसको कर्नाटक में लागू कर दिया जाए तो कर्नाटका बैंकरप्ट हो जाएगा. ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದಿವಾಳಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. कोई बैंकरप्ट नहीं हुआ, ಯಾವುದು ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದಿವಾಳಿ ಆಗಿಲ್ಲ. अब नरेंद्र मोदी जी आप सुनिए, नरेंद्र मोदी और ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. आज कर्नाटक की महिलाओं को 2000 रुपए प्रति महीना 24,000 रुपए मिलता है. ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 2,000ದಂತೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 24,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ತದೆ. 1 करोड़ महिलाओं को कर्नाटक में 24,000 रुपए साल का मिलता है. 1 ಕೋಟಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 24,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ತದೆ. महिलाओं को हम क्यों देते हैं? क्योंकि महिलाएं देश के भविष्य की रक्षा करती हैं. ನಾವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹಣವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? राहुल गांधी यहाँ पे अलग अलग जो गारंटियां हैं वो गिनाते नजर आ रहे थे, जनता को संबोधित कर रहे थे अपने चुनावी प्रचार के दौरान. और वहीं अगर अभी तक की हम आपको बता दें, जो लगातार ताज़ा जानकारी निकल कर आ रही है मतदान को लेकर, अलग अलग राज्यों में आज 13 राज्यों की 88 सीटों पर जो मतदान है वो जारी है. और हमारे संवाददाता लगातार हमें बता रहे हैं फिलहाल किस तरह की जो स्थिति है अभी तक देखने को मिल रही है. अब रुक करेंगे निशांत का, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं तिरुवनंतपुरम से. निशांत, जानना चाहेंगे आपसे, अभी तक की अगर बात की जाए वहाँ पर किस तरह की जो तस्वीर है वो नज़र आ रही है दूसरे चरण के इस मतदान को लेकर? की बात की जाए तो 39 से ज़्यादा यहाँ पर 39.26% के आसपास वोट हुए हैं. और इसके अलावा अगर बात की जाए तिरुवनंतपुरम की यानी कि त्रिवेंद्रम की, तो यहाँ पर 37 से ज़्यादा वोटिंग प्रतिशत है. यानी कि जो वोटिंग प्रतिशत अगर पिछली बार की बात करें जो केरल की ओवरऑल थी 75% से ज़्यादा थी, उम्मीद की जा सकती है कि इस बार केरल की जो वोटिंग परसेंटेज है वो उससे ज़्यादा बढ़ी हुई नजर आएगी. अब बात कर लेते हैं पॉलिटिकल सिनारियो की. तो केरल में जिस तरीके से वोटिंग पैटर्न चल रहा है, ऐसे में लगता है कि एक बार फिर मुकाबला जो है वो काफी कड़ा होने वाला है. क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से यूडीएफ ने 19 सीटें हासिल की थी, उस समय कहा जा रहा था कि कांग्रेस केंद्र में सरकार बना सकती है, जिसके चलते केरल ने एक बड़ी जो वोटिंग परसेंटेज है 47 के आसपास वो यूडीएफ को मिली थी. लेकिन इस बार परिस्थितियां बिल्कुल बदली हुई हैं. बिल्कुल जो स्थिति है वो कुछ बदली हुई से नजर आ रही है निशांत. लेकिन इस बीच जम्मू का भी रुख मैं करूंगा. रमा वहां से लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं. रमा, अभी तक की अगर बात की जाए किस तरीके की जो पोलिंग है, जो वोटिंग है वो नजर आ रही है?
देखिए, ज़बरदस्त उत्साह नज़र आ रहा है और ये उत्साह दिखाने के लिए मैं अपने कैमरा पर्सन अनिकेत से कहूँगी कि वो थोड़ा सा पैन करके दिखाए कि किस तरह से लंबी लंबी लाइनें। बहुत मौसम जो है यहाँ पर पहले धूप थी, फिर बारिश हो गई, एक बार फिर से यहाँ पर धूप निकल आई है और जो गर्मी है वो अपने चरम पर है। ह्यूमिड बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि ये गर्मी का पीक है इस टाइम और कितनी लंबी लाइन आपको दिखाई दे रही है। तो ये लोगों का उत्साह है जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है और अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। युवा हैं, महिलाएं हैं, सभी वर्ग के जो लोग हैं यहाँ पर आए हैं, वोट डाल रहे हैं। उनका कहना है कि राष्ट्र के निर्माण में जो ये यज्ञ है लोकतंत्र का, उसमें हमारी आहुति जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और ये उत्साह इस वजह से भी है कि 370 के बाद का चुनाव, तो इसमें जिस तरह से जनता की अपेक्षाएं हैं, विकास है, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आवाज है और इसके साथ ही नए राष्ट्र के निर्माण के लिए, नए जम्मू कश्मीर के निर्माण के लिए क्या कुछ ये सोचते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट टाइम वोटर्स की, वो काफी उत्साहित हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वो काफी अवेयर भी हैं अपने इस राइट के लिए और उनका कहना है कि बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक वोट कीमती है और वो यहाँ इस भीड़ से दिखाई भी दे रहा है। अगर हम चुनावी लड़ाई की बात करते हैं, सियासी लड़ाई यहाँ पर बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी ने लगातार 2 बार से जीते जुगल किशोर शर्मा पर अपना जो विश्वास है वो जताया है, वो इस बार मैदान में है, वो हैट्रिक लगाने की जुगत में है। तो कांग्रेस के रमन भल्ला हैं जो पिछली बार चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार वो पूरे जोशो खरोश के साथ फिर से मैदान में है। इसके साथ ही 22 उम्मीदवार हैं, 17 लाख से यानी प्रत्याशियों के साथ साथ जो उनके भविष्य अगर बात की जाए जो मतदाता हैं उनमें भी वो उत्साह देखने को मिल रहा है और वाकई जैसा आपने बताया कि अगर देखा जाए तो एक पीक अभी टाइम है अभी और इस दौरान भी लंबी लाइन जो है, जो कतार है वो नजर आ रही है। ओपी, आपसे भी जानना चाहेंगे ओपी यादव, अगर बात की जाए किस तरीके से जो तस्वीर है मतदान की वो अभी इस वक्त नजर आ रही है, क्या पहले चरण के जैसे हम देख सकते हैं? क्योंकि तापमान में इजाफा हुआ था, थोड़ी सी जो कतार है वो छोटी होती नजर आई थी, लेकिन आज की अगर बात की जाए क्या स्थिति? लोकतंत्र के इस महापर्व में दूसरे चरण में 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटें हैं, उनमें राजस्थान की 13 लोकसभा सीटें हैं जहां पर चुनावी मतदान हो रहा है और अभी हम मौजूद है मारवाड़ में। यहां पर 4 मुख्य लोकसभा क्षेत्र है, जैसलमेर, बाड़मेर, दूसरा जोधपुर, तीसरा पाली और चौथा जालोर सिरोही। इन चारों पर लगातार सुबह से मतदान जारी है। अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं पाली की, जहां मौजूद है भोपालगढ़ विधानसभा में 154 और 55 नंबर बूथ केंद्र पे मौजूद है भोपालगढ़ की। और पाली जिले की मैं बात करूं, सुबह 9 बजे यहाँ 15% मतदान हुआ, 10 बजे 20% रिकॉर्ड किया गया, 11 बजे तकरीबन 27% रहा और 12 बजते ये तकरीबन बिल्कुल। ओपी यादव, जो मतदान प्रतिशत है वो जरूर अपने दर्शकों को हम यहाँ एक बार बता देते हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं कि लगातार उसमें इजाफा जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा आपके साथ हम जुड़ेंगे, जो अपडेट्स है इलेक्शन की वो लेंगे, लेकिन इस बीच अभी तक के अगर वोटिंग प्रतिशत की बात की जाए तो उसमें कहीं ना कहीं इजाफा होता हुआ हमें नजर आ रहा है और खासतौर से अभी तक अगर पोल प्रतिशत को हम देखें, त्रिपुरा जो है वो 54.47% मतदान वहां पे अभी तक दर्ज किया गया। इसी तरह लगातार अलग अलग राज्यों में जो मतदान है उसमें इजाफा हो रहा है। फिर चाहे राजस्थान की बात की जाए, जम्मू की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात की जाए, छत्तीसगढ़ की हम बात करें, तो धीरे धीरे ही सही लेकिन अब जो मतदाता हैं वो जागरूक हो रहे हैं और डीडी न्यूज़ भी लगातार आपसे यही अपील कर रहा है कि अपना जो मताधिकार है आपका, उसका इस्तेमाल आप जरूर करें। अभी तक मतदान नहीं किया है तो देर मत कीजिए, मतदान पहले कीजिए। वहीं अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ भी दूसरे चरण को लेकर वोटिंग जारी है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा है कि मतदान आम आदमी की शक्ति का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सबको अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए ताकि वे देश के विकास में अपनी भूमिका निभा सकें। वहीं अपना कीमती वोट देने के लिए जम्मू के लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोकतंत्र के महापर्व पर मतदान को प्राथमिकता देते हुए जम्मू की जनता वोटिंग के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रही है। इसके साथ ही केरल की भी अगर बात की जाए तो केरल के त्रिशूर में भाजपा के उम्मीदवार और अभिनेता सुरेश गोपी ने मतदान किया। तो तमाम अलग अलग राज्यों की अगर बात की जाए तो लगातार हम देख रहे हैं जो तस्वीरें आ रही हैं, मतदान जारी है और उम्मीद यही कि पिछले चरण के मुकाबले काफ़ी आगे जो वोटिंग प्रतिशत है वो नजर आए। फिलहाल खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई, पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS
या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़ पर मिड डे प्राइम, जहां लगातार आपको हम आज इलेक्शन का जो दूसरा चरण चल रहा है पल पल की अपडेट्स आपको दे रहे हैं। इसी कड़ी में अगर कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल की अगर हम बात करें तो केरल में अलपुझा मतदान केंद्र पर उन्होंने अपना मतदान किया। आज लगातार जो मतदान है वो जारी है। केंद्रीय मंत्री और त्रिवेंद्रम से बीजेपी उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि इस बार केरल में बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन रहेगा। जनता ने नेगेटिव पॉलिटिक्स को छोड़कर विकास के मुद्दे पर जनता वोट करेगी। त्रिवेंद्रम सीट पर इस बार बीजेपी जीत हासिल करेगी। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर जी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव जी, केरल में इस बार बीजेपी अपना खाता खोलेगी? ज़रूर। केरल और साउथ इंडिया में जो काफ़ी साल से लोग सोचते आ रहे थे कि यहाँ पे बीजेपी का अकाउंट खुलेगा नहीं या वीक है, इस बार इस चुनाव में काफ़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि जैसे भाजपा और नरेंद्र मोदी जी को भारत में कई जगह पे उनको समर्थन है और सपोर्ट है और ट्रस्ट है, यहाँ पर भी वही हुआ। त्रिवेंद्रम की बात की जाए तो काफ़ी टफ फाइट नज़र आ रही है, आपको कितना कॉन्फिडेंस है? मुझे कोई टफ फाइट नहीं नज़र आ रहा है। मुझे ये ज़रूर आ रहा है कि हम जब विकास की बात करते हैं, दोनों एलडीएफ और यूडीएफ झूठ की राजनीति करते हैं, लोगों को भड़काते हैं, लोगों को डराते हैं। ये ज़रूर है कि डराने में और झूठ बोलने में वो काफ़ी कामयाब हो चुके हैं या रह चुके हैं, और इसीलिए हमारा काम जो है लोगों तक सच पहुंचाना, विकास और डेवलपमेंट के बारे में उनको समझाना, उसमें थोड़ा मुश्किल नहीं, थोड़ा एक परिश्रम या काम करना पड़ रहा है, लेकिन हम कर रहे हैं। और मुझे यकीन है कि लोग समझ रहे हैं कि विकास की राजनीति और उनके जो फ्यूचर है, उनको फ्यूचर में जो अपने जीवन में और अपने परिवार के जीवन में बदलाव लाने की राजनीति बीजेपी और एनडीए ही कर सकता है। सर, केरल की बात की जाए तो माइनॉरिटी वोटर्स बहुत ज़्यादा हैं, एलडीएफ और यूडीएफ दोनों उस पर फोकस कर रहे हैं। आपको लगता है कि आपके साथ भी माइनॉरिटीज़ आएंगे? देखिए, ये जो विकास के जो मैसेज है, और विकास जो हम मलयालम में कहते हैं विकसनम एंड पुरोगति, दिस मैसेज सबको रेजोनेट करता है। ये कोई हम वोट बैंक की राजनीति तो खेलते नहीं हैं, ये एलडीएफ और यूडीएफ पे छोड़ देते हैं। और आज मुझे पूरा यकीन है कि जो भी हो, क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो या हिंदू हो या सिख हो, सभी चाहते हैं अपने जीवन में बदलाव लाना। आखिरी सवाल, कितनी सीटें केरल में? वो देखेंगे। अब मैं कोई पोलस्टर तो हूँ नहीं, मैं कैंडिडेट हूँ, और मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में ज़रूर बोल सकता हूँ कि यहाँ पे ज़रूर बीजेपी और एनडीए जीतेगा। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर, जिनका कहना है कि त्रिवेंद्रम में जो जीत है वो लगभग तय है, बाकी जगह भी इस बार बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट जयशंकर के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज़, त्रिवेंद्रम। तो अपनी जीत का दावा करते नजर आए राजीव चंद्रशेखर। वहीं पश्चिम बंगाल की 3 लोकसभा सीटों पर भी मतदान जारी है। इस बीच पूर्व मेदिनीपुर में एक भाजपा कार्यकर्ता की लाश फंदे से लटकी मिली है। जी हाँ, इस तरह की खबर जो है वो आई है। बीजेपी कार्यकर्ता की जो शव है उसकी वजह से अब कहीं ना कहीं बवाल की जो स्थिति है वो लगभग नजर आने लगी है। मृतक की पहचान मोयना गांव निवासी दीनबंधु मांडिया के तौर पर की गई है। परिजनों का कहना है कि उसकी हत्या की गई है। हत्या का आरोप टीएमसी कार्यकर्ता पर लगा है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने इस हत्या पर ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा है। शुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने संदेश में कहा, एक और जघन्य अपराध, चुनाव में जैसे जैसे टीएमसी अपना आधार खोती जा रही है उतना ही अधिक वे हिंसक होते जा रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ता दीनबंधु मांडिया का शव पूर्व मेदिनीपुरा जिले के मोयना स्थित वाकचा से असामान्य परिस्थितियों में लटका हुआ मिला है। उनके शरीर पर कई चोट के निशान भी हैं। मैं मांग करता हूं कि पोस्टमार्टम केंद्रीय सरकारी अस्पताल में कराया जाए और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाए। इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए, क्योंकि ममता पुलिस सबूत मिटाने की पूरी कोशिश करेगी। मैं शोक संतप्त परिवार को कानूनी और हर संभव सहायता प्रदान करूंगा।
पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से इस तरह की जो खबरें हैं, चुनाव के दौरान हिंसक घटनाओं की वारदात और अब एक हत्या का मामला सामने आया है। वहीं बेंगलुरु की भी अगर बात की जाए तो यहाँ भी मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं, मतदाता हैं, वो अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। वहीं वरिष्ठ नागरिक भी यहाँ मतदान करने पहुँच रहे हैं। 94 वर्षीय सेवानिवृत्त एयर मार्शल PV अय्यर ने अपना मतदान किया। और फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और आइए बात करते हैं EVM पर सुप्रीम फैसले की। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने EVM और वीवीपैट के 100% मिलान वाली याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने इस संबंध में दायर कई जनहित याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि सिंबल लोडिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट को सील किया जाना चाहिए। SLU को कम से कम 45 दिनों की अवधि के लिए स्टोर किया जाना चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खासतौर से अगर बात करें माई कंट्रोलर की, तो इसमें EVM में बर्न मेमोरी की जांच परिणाम घोषित होने के बाद उम्मीदवारों के अनुरोध पर इंजीनियर्स की एक टीम द्वारा की जा सकती है। उम्मीदवार का ये अनुरोध परिणाम घोषित होने के 7 दिनों के भीतर करना होगा। वहीं PM मोदी ने इस मामले पर भी आपको बता दें इसका जिक्र भी किया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मतपेटियां लूटने वालों को अब झटका लगा है। बिहार के लोग साक्षी हैं कि कैसे आरजेडी कांग्रेस के शासन में चुनावों में मतदान पत्र, बैलेट पेपर लूटे जाते थे। अब जब गरीबों को, देश के ईमानदार मतदाता को EVM की ताकत मिली है, तो ये जो चुनाव के दिन लूट चलाते थे, वोट हड़प करने के खेल खेलते थे, इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इंडी गठबंधन के हर नेता ने EVM को लेकर जनता के मन में संदेह पैदा करने का पाप किया है। आज उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि बैलेट पेपर वाला पुराना दौर वापस लौट करके नहीं आएगा। आज जब पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र की, भारत की चुनाव प्रक्रिया की, भारत के चुनावों में टेक्नोलॉजी के उपयोग की वाहवाही करती है, तारीफ करती है, तब ये लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए बदनीयत से EVM को बदनाम करने पर लगे पड़े थे। इन्होंने लोकतंत्र के साथ
लगातार विश्वासघात करने की कोशिश की है, लेकिन आज इन्हीं लोगों को देश की सर्वोच्च अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करारा तमाचा मारा है, ऐसा करारा तमाचा मारा है, ये अब मुंह ऊंची करके देख नहीं पाएंगे जी। और आइए जानते हैं कि ईवीएम पर कब कब आरोप लगाए गए हैं। खासतौर से अब आपको समझाते हैं वर्तमान की जो पूरी प्रक्रिया है। और जब बात हम कर रहे हैं, क्योंकि 2017 की अगर बात की जाए तो यहाँ बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आरोप लगाया था ईवीएम पर। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने भी 2017 में बात कही थी कि जो ईवीएम है उसमें फर्जी वोटिंग हो जाती है। 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 में ममता बनर्जी ने भी इसी तरह के आरोप लगाए थे ईवीएम पर, और ये इस बात का जिक्र किया था कि कहीं ना कहीं जो ईवीएम है वो उतनी विश्वसनीय नहीं है। लेकिन अब जो विश्वसनीयता की जब हम बात कर रहे हैं तो वो सीधे तौर पर झलकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो अपना अब से कुछ देर पहले जो अपना अहम फैसला सुनाया था, जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने भी उसका जिक्र किया, उसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इसकी विश्वसनीयता पर कुछ जो सवाल है वो नहीं उठाया जा सकता, और आंखें बंद करके किसी को भी शक के घेरे में लाना वो कतई सही नहीं है। बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने यहाँ पे जो खासतौर से बंद मेमोरी है उसमें भी एक प्रावधान रखा है, जो दूसरे और तीसरे नंबर के जो प्रत्याशी अब होंगे वो अनुरोध कर सकेंगे नतीजे के 7 दिन के बाद, तब उसकी जो चेकिंग है हम कह सकते हैं वो की जा सकेगी। लेकिन अब से पहले भी इस तरह के जो सवाल हैं वो लगातार उठाए जाते रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं उन तमाम सवालों को अब एक हम कह सकते हैं, जैसा प्रधानमंत्री ने भी कहा, कि जो करारा झटका है वो लगा है। तो जाना आपने किस तरीके से अब से पहले अगर बात की जाए ईवीएम की, उस पर जो सवाल उठाए गए थे, और आज जब खासतौर से सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया तो ये काफ़ी अपने आप में महत्वपूर्ण था। तो फिलहाल अब वक्त तो चला आपसे विदा लेने का। तो आज के लिए मिड डे प्राइम में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।